इमरान खान साहब के मामले के अंदर इतनी बेईमानी हुई है, एक यकीनन जो सबसे पहली तो बात है कि जिस तरह रात के अंधेरे में 30 नवंबर तक लिस्ट फाइनल हो चुकी थी, फ्रीज़ हो चुकी थी वोटिंग लिस्ट और हल्का बंदियाँ, वो 16 दिसंबर को क्यों तब्दील किया गया? जिस दिन नॉमिनेशन पेपर ऐलान हो गया उससे पहले ये होना था। और फिर कमाल की बात है, जो जिस रिट पिटिशन का जिक्र करते हैं, ना पीटीआई उसमें फरीक है, ना बाकी लोग फरीक है, ना बताया गया, ना वो अखबार इश्तिहार दिया इलेक्शन कमीशन, ये बदनीति थी। और वो बंदा जो मुनीबुर रहमान है, सेकेंडर है, वो उसी हल्के में रहता है, रिहाइश उसकी वो यही है। अब उसकी पट्टी से निकाल देना चले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जिस दिन पता चला बाकायदा बयानी भी फाइल कर दिया, चीज़ें भी सारी, और उस दिन हमने सेकेंडर भी और दे दिया है कि आप इस बुनियाद के ऊपर आप डी फ्रेंचाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन और जहाँ तक डिसक्वालिफिकेशन वाला मामला है उसमें अपील फाइल की हुई है। तो दोहरा निज़ाम तो चल रहा है, आपके सामने है कि 2 दिन बहस हुई है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, नवाज शरीफ 62(1) के तहत ताहियात नाहल है। अगर ये ताहियात नाहल नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेने की क्या ज़रूरत थी? सुप्रीम कोर्ट ने अखबार इश्तिहार दिया और 2 जनवरी को केस रखा हुआ है। ये इस बात का सबूत है कि ताहियात नाहली बरकरार है। सेक्शन 232 के कॉन्टेक्स्ट में अगर उसी को बेस बना लिया जाए तो वो बिल्कुल गलत, और मैं नहीं समझता कि पार्लियामान को इसका इख्तियार है। जस्टिस असर हसन रिजवी, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिलाना ने इस हवाले से जो बातें कही हैं वहाँ से आप समझ सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ की ताहियात नाअहल है, उसके कागजात नामजदगी जो मंजूर किए गए हैं, ये लाडला किया। और नवाज शरीफ हमेशा से लाडला चला आ रहा है, 25 के प्रोजेक्ट से आज तक वो लाडला चला आ रहा है, और हम बेवकूफ़ बनते आए तो अलग बात है। सर, आप खान साहब के केसेस के हवाले से बताएं कि उन पे 200 से ज़ायद केसेस जो है ना वो पिछले 2.5 साल में बनाए गए हैं। उनके 76 साल एज में उन पे इतने केसेस नहीं बने जितने 2 साल में बने। इसकी वजह क्या है सर? देखिए, वजह बड़ी वाज़ेह है कि जब आप स्टेटस को के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, जब आप मुल्क के निज़ाम को ख़िलाफ़ लड़ते हैं, जब आप बैन अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, और जब आप अपने मुल्क के लिए इस तरह खड़े होते हैं, तो फिर ये तो आपको फेस करना है। 200 के 200 केसेस फ्रॉड, झूठ और अपना फ्रेब पर मबनी है। अगर आप उठाकर देखें, तारीख़ी तौर पर समझें इन चीज़ों को, क्या हुआ। यानी इलेक्शन कमीशन एक एजेंडे के तहत लगा हुआ है, सिर्फ एक पार्टी नज़र आ रही है। यानी वो प्रोविडेंट फंडिंग से उठाकर देख लें, तोशा खाना से देख लें, तौहीन इलेक्शन कमीशन से देख लें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन देख लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, FIA, पुलिस, नैब, सारे इदारे पीछे लगे हुए हैं। लेकिन किसी ने एक आइन और कानून की पासदारी के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की है। अगर वो करते तो ये सारे केस रद्दी की टोकरी में फेंके जाने हैं। तोशा खाना में तो है ही कुछ नहीं है। मैंने जब डिटेलें निकलवाई थी 1947 से, अब 1990 से अब तक डिटेलें आ चुकी है, क्या वही कुछ है? कुछ नहीं हो सका। तो नज़र ये आ रहा है कि ये सिस्टम जो है ना, इस सिस्टम का जो स्टेटस को है वो मैं तो टूटता हुआ देख रहा हूँ। और ये अब कौम ने फैसला करना है, कौम वोटों के लिए निकले। अगर वोटों के निकल आई तो सारे हालात ठीक हो जाएंगे और ये चीज़ें आगे जाएंगी। सर, कौम वोटों के लिए निकलेगी, लेकिन एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो आपने देखा होगा। उस्मान डार की वालदा को देख लें, परवेज़ इलाही की फैमिली को देख लें, उसके अलावा कल चीमा साहब जो थे हमारे पंजाब लाहौर के, उनकी फैमिली को, इसको आप किस तरह देखें? क्या ये करना चाहिए इस तरह? देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है, ये जो मैं तो आज भी ये समझता हूँ कि जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल आ गया उसके बाद इस तरह की सियासी गिरफ्तारियाँ और ये सारा मामला ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मैं इसको पॉलिटिकल रिगिंग समझता हूँ। ये प्री पोल रिगिंग के ज़ुमरे में आता है। कैंडिडेट को हर एक को हक है, और आपने देख भी लिया 62 और 63 के हवाले से। उसके अलावा बाकी कोई भी काम कर रहा जो हैं ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हैं, उसमें ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन ग्राउंड पे जिस तरह इलेक्शन होने चाहिए, लोगों को आज़ादाना तौर पर वोट डालने का हक, और जस्टिस अतर मिलाना का बेहतरीन नोट है इस हवाले से। उन्होंने यही कहा है कि एक बंदा अपना हक राय इस्तेमाल करना चाहता है, उसे इस्तेमाल करने दें। आइन और कानून जिस बात की इजाज़त देता है उसे इजाज़त होनी चाहिए। आर्टिकल 17, 10A, 9, 4, 5 सारी वायलेशन हो रही हैं। और अब उम्मीद, अब नज़रें जो है ना हमारी अदालतों पे हैं। अदालतें कल भी अहम थी, आज भी अहम, आइंदा भी अहम होंगी। सर, अदालतें अहम हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जो हैं, जिसमें चीफ जस्टिस भी है, उन्होंने ये शाह महमूद कुरैशी को रिलीज़ करने के अहकाम जारी किए। उनको फिर जेल के अंदर से दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। तो क्या ये अदालतें अपने ही फैसलों पर अमल दरामद कराने में नाकाम नहीं नजर? देखिए, ये एक बड़ी तकलीफ़देह बात है, बहुत तकलीफ़देह बात है। डिटेंशन ऑर्डर आए, डिटेंशन ऑर्डर विड्रॉ कर लिए गए, फिर 9 मई के वाक़े में अगर गिरफ्तारी करनी थी तो 9 मई में तो बहुत पहले था। वो अगर इन्वेस्टिगेशन करनी थी तो इन्वेस्टिगेशन पहले कर सकते थे। इंतज़ार क्यों किया गया कि वो जब रहा हो
फिर गिरफ़्तार कर लें, तो ये इस बात का सबूत है। अगर अब भी गिरफ़्तारियाँ करनी थी तो ये गिरफ़्तारियाँ इलेक्शन के बाद भी हो सकती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें बरी कर दें, आप इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, यही हुआ। और शाह महमूद रशीद उस वक्त लाहौर इस्लामाबाद में थे भी नहीं, और इसी तरह इमरान खान साहब उस वक्त कैद में थे, गिरफ्तारी हुई थी। तो अगर इन चीज़ों को सामने रख कर देखें, मैं आज भी समझता हूँ, मैं आप समझता हूँ कि जो भी है ये दबाव में डालें आप सारे मामलात को, कोई ज़मीन नहीं या आसमान नहीं फटने लगा है। पहले इलेक्शन हो जाए, उसके बाद जो मर्जी कीजिएगा। पहली तो बात है, मैं सियासी आदमी तो था नहीं, पर हालात और वाक़यात और जबर ने कुछ सियासत की तरफ ले आए हैं। 2007 में मुझे सेनेट की टिकट की ऑफ़र थी। 2007 की बात कर रहा हूँ, जब लॉयर्स मूवमेंट थी, और लॉयर्स मूवमेंट में डिटेंशन ऑर्डर सिर्फ 13 वकीलों के थे, उनमें अज़हर सिद्दीक भी था जो 26 दिन जेल में गुजारे। और उस वक्त अज़हर सिद्दीक ने स्ट्रेटजी सीख ली थी। बाहर कब आया कि जब इलेक्शन का ऐलान हुआ, हमारी बार एसोसिएशन ने इलेक्शन को कहा गया कि हमने बाइकआउट करना है, लेकिन जस्टिस रिटायर्ड वजीरुद्दीन ने कहा नहीं, मुझे पैगाम भिजवाया, मैंने नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए, और उसके बाद जब मैंने कहा मैंने स्क्रूटनी के लिए जाना है, तब उनके पास हल कोई नहीं था डिटेंशन ऑर्डर विड्रॉ करने के अलावा। डिटेंशन ऑर्डर विड्रॉ हुए थे, और उसके बाद माहौल जो है ना वो जबर का किसी एक सिमत को चला गया था। और मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल बना, तो लोग बाहर निकलें या इलेक्शन का माहौल बने। इलेक्शन का माहौल बनने में अब इसमें जो कुछ लोगों का वहम ख्याल है कि शायद मुझे कोई टिकट का नॉलेज है, मुझे कोई टिकट का नॉलेज नहीं है। मैं जितना खुश पब्लिक इंटरेस्ट में 80% ज़्यादा तो मैं पब्लिक इंटरेस्ट करता हूँ, और ये मैं रब की रज़ा के लिए करता हूँ। खुदारा ये जो हमारे दोस्त जो है ना, उनमें ये कन्फ्यूजन है, ये समझते हैं हर एक को किसी न किसी इस नज़रिए से तोलते हैं उसका फ़ायदा और नुकसान क्या है। मुझे इलेक्शन लड़ने का नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। मैं बता दूं आपको, मेरी वकालत, मैं 7 महीना तकरीबन 8 महीने से ज़ायद मैं बाहर रह गया हूँ। मेरी वकालत का कितना नुकसान हो गया है। मेरा ओढ़ना बिछोड़ना मेरी वकालत है ना, मैं को प्रॉपर्टी ले लूँ। मैंने यूके में कोई वकालत नहीं की है, मैंने अज़ाइलम कोई नहीं लिया है, मेरे पास तो ये सारे हल थे। मेरा दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए, और याद रखिएगा इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान के लिए खड़ा है, हम सब लोगों ने साथ देना है। मैं भी आंखें बंद करके इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीटीआई कहेगी उस पर अमल दरामद होगा। टिकट नहीं मिलेगी तो सिद्दीक नई इलेक्शन लड़ेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ जबर की माहौल को ख़त्म करने के लिए फ्रंट पे खड़े। और आज भी देखे मैं कब पाकिस्तान आया हूँ, मैंने तो ये ओपनली पब्लिक चैलेंज किया हुआ। मैं कोई ये नहीं है कि यहाँ बैठ के, मैंने कहा जब इलेक्शन का माहौल बनेगा अज़हर सिद्दीक उस वक्त पाकिस्तान में आ जाएगा। नवाज शरीफ को मैंने चैलेंज किया था कि जनाब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में नहीं आएगा, अगर आएगा तो मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन डील करके अगर आएगा। और मैंने वो डील करके वो आया, ये सामने है। और उस वक्त भी जब मुख्तलिफ चैलेंज में पूछते रहे, मैंने कहा जी मैं जब इलेक्शन बनेगा, माहौल बनेगा तो मैं पाकिस्तान आ जाऊँगा।